हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं सीए शावेज आलम, एफएम एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की फैकल्टी एट सीए इंटर लेवल। दोस्तों, आज हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारी एक चैप्टर ऑनगोइंग चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। चैप्टर नंबर 9 है आईसीआई मॉड्यूल में। उसमें ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम वॉल्टर मॉडल स्टडी कर चुके हैं, रेलिवेंट थ्योरी का। आज हम इस वीडियो में गॉर्डन मॉडल, या इसको हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहते हैं। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल क्या है बेसिकली, मैं भी आपको स्टार्ट करता हूं। देखिए, गॉर्डन के बारे में हम ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने मुझसे क्लासेस ली हैं वो लोग जानते हैं कि मैंने वहाँ क्या पढ़ाया है। बट उस टाइम तक हमने कैपिटल बजटिंग का टॉपिक स्टडी नहीं किया था, इसलिए बहुत सारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी या डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने की मैंने टेक्निक आप लोगों को वहाँ नहीं समझाई। बट जब अब हम ये दोबारा पढ़ेंगे, गॉर्डन मॉडल फॉर प्राइस वैल्यूएशन फॉर द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो अब हम इसको, जो इसकी रूट है, जिस तरीके से ये फॉर्मूला डेराइव किया था, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली गॉर्डन ने ये कहा कि अगर आपको प्राइस निकालना है किसी शेयर का, प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है टुडे, यानी कि आपके अकॉर्डिंग क्या प्राइस होना चाहिए किसी शेयर का। जब कोई शेयर खरीदने जाते हैं आप, तो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर को खरीदने से पहले आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो शेयर कितने में आपको मिलना चाहिए। तो गॉर्डन कहता है जब आप एक्सपेक्टेड प्राइस कंप्यूट करते हैं, ये एक्चुअल प्राइस नहीं होगा। एक्चुअल प्राइस अलग चीज है। एक्चुअल प्राइस तो वो है जिस पर शेयर बिकेगा, आप खरीदेंगे। ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। और गॉर्डन कहता है कि एक्सपेक्टेड प्राइस होगा कि फ्यूचर में जितने भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, उन सब की परसेंट वैल्यू के इक्वल आपका एक्सपेक्टेड प्राइस होना चाहिए। गॉर्डन का मानना है कि फ्यूचर में जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, फ्यूचर बेनिफिट्स जो होंगे, वो डिविडेंड होगा। यानी कि डिविडेंड के बराबर जितना डिविडेंड होगा, जितना डिविडेंड आपको मिलेगा आने वाले समय में, फ्यूचर में, उन सब की जो परसेंट वैल्यू होगी आज, उस परसेंट वैल्यू के एग्रीगेट के बराबर आज का एक्सपेक्टेड प्राइस होना चाहिए शेयर का। यानी कि शेयर का एक्सपेक्टेड प्राइस होना चाहिए किसके इक्वल? फ्यूचर बेनिफिट्स की परसेंट वैल्यू के इक्वल। जब आप परसेंट वैल्यू कंप्यूट करते हैं तो आपके पास एक डिस्काउंटिंग फैक्टर होना चाहिए, जिसको हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले हम आगे चलें। गॉर्डन की कुछ अजम्पशंस हैं जो मैं भी आपको लिखवा दूंगा। उसमें से एक अजम्पशन ये है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक ये आपका इनफ्लो होते रहेंगे। गॉर्डन का कहना यह है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक आपको इनफ्लो होता रहेगा, डिविडेंड मिलता रहेगा। और डिविडेंड या कोई भी इनफ्लो अगर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक, यानी कि परपेचुअल लाइफ तक मिलता रहे, और डिस्काउंटिंग फैक्टर एक जैसा रहे, यानी कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कांस्टेंट हो, और इनफ्लोज परपेचुअल हो और इनफ्लोज इक्वल हो, इक्वल इनफ्लोज हो, परपेचुअल लाइफ हो, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक हो, और आपका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो कांस्टेंट हो, तो याद रखिएगा किसी भी चीज की परसेंट वैल्यू निकालने के लिए, मैं अपना जो पार्ट 1 है इसी चैप्टर का, उसमें भी डिस्कस कर चुका हूं। इनफ्लोज को आप डिवाइड कर दीजिए अपने डिस्काउंटिंग फैक्टर से, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो एग्रीगेट आ जाएगा ऑफ द परसेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 रुपीज डिविडेंड मिलना है, तो आप कैसे परसेंट वैल्यू निकालेंगे? 5 रुपीज इंटू में परसेंट वैल्यू फैक्टर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फिर 5 मिलना है, 5 रुपीज इंटू में परसेंट वैल्यू फैक्टर, थर्ड ईयर फिर 5 रुपीज मिलना है, 5 इंटू परसेंट वैल्यू फैक्टर। अगर आपको ये दोन है कि 3 साल तक ही आपको डिविडेंड मिलेगा, तो आप 5, 5, 5 को 3 अलग अलग साल के परसेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एग्रीगेट कर देंगे। बट जब परपेचुअल तक मिलेगा, आपको मिलता ही रहेगा डिविडेंड, तो उस केस में आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, उस इनफ्लो को बस आप अपने
डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड कर दें। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, अभी दोबारा भी मैं आपको ये समझा दूंगा। तो गॉर्डन का कहना था कि अगर आपको एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना है तो आप एग्रीगेट लीजिए। एग्रीगेट लीजिए किसका? एग्रीगेट ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यू का एग्रीगेट ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर में जितने भी बेनिफिट्स होने वाले हैं उन सब फ्यूचर बेनिफिट्स का आप एग्रीगेट ले लीजिए। फ्यूचर बेनिफिट्स का मतलब है कैश इनफ्लोज, यानी कि फ्यूचर में जो आपको कैश इनफ्लोज होंगे उनकी परसेंट वैल्यू निकालिए, उन सब परसेंट वैल्यू का सम टोटल करिए। सम का मतलब यहाँ एडिशन करिए, सबको टोटलिटी मिलाइए, वो जितना भी होगा वो परसेंट वैल्यू वो प्राइस ऑफ शेयर के बराबर होगा। देखिए जो आपका वॉल्टर मॉडल था वो ये कहता था कि रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा डिविडेंड देना है या नहीं देना है। उनका मेन फोकस इस पे था, शेयर प्राइस पे नहीं था उनका मेन फोकस। उनका मेन फोकस था कि ग्रोथ सिचुएशन है तो कितना डिविडेंड देना है, कांस्टेंट सिचुएशन है तो कितना डिविडेंड देना है, डिक्लाइन सिचुएशन है तो कितना। ऑल्दो निकाला उससे भी हमने प्राइस ऑफ द शेयर, कहीं ना कहीं वो भी यही कह रहा था फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स को, मगर वहां पे फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स दो थे उसके अकॉर्डिंग, उसकी जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग दो थे। एक था डिविडेंड प्लस रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग, इसलिए उसका फॉर्मूला अलग बना था, डी प्लस ई माइनस जी इंटू में आर अपॉन के ई होल अपॉन के ई। यहां पे बस ये कह रहा है कि फ्यूचर बेनिफिट एक है, डिविडेंड, इसलिए इसको हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहते हैं। मतलब इनका मानना यह है कि जो आपको डिविडेंड मिलेगा फर्स्ट ईयर पे, सेकंड ईयर पे, थर्ड ईयर पे, फोर्थ ईयर पे एंड सो ऑन, जैसा कि इनकी अजम्पशन है इनफाइनाइट लाइफ है, उन सब की परसेंट वैल्यू निकाल लो, उन सब की परसेंट वैल्यू आप निकाल लो। परसेंट वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं परसेंट वैल्यू फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है एक तरीके से। सर आप तो अपॉन में लिख रहे हैं, बेटा इनटू में करके 1 अपॉन करोगे तो वो मल्टीप्लाई ही दिखाई देता है, अपॉन में लिख दिया है, तो परसेंट वैल्यू फैक्टर से एडजस्ट कर लेंगे हम इसको। अच्छा, कुछ बच्चों के बार बार दिमाग में ये बात आएगा, कहीं कहीं हम केई से डिवाइड करते हैं, कहीं पर 1 प्लस केई से। देखिए केई और 1 प्लस केई अलग अलग चीज नहीं है, पहले तो बात ये जान लीजिए। अगर ये डिविडेंड का अमाउंट परपेचुअल लाइफ तक सेम है तो आप केई से डिवाइड करिए, और अगर ये डिविडेंड का अमाउंट अलग अलग है तो आप इसे केई से नहीं 1 प्लस केई की पावर 1, सेकेंड ईयर वाले को 1 प्लस केई की पावर 2 से डिवाइड करिए। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये बेसिक तरीका है जो बताया गॉर्डन ने कि जो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है उसकी परसेंट वैल्यू निकाल लो, सेकंड ईयर के डिविडेंड की परसेंट वैल्यू निकाल लो, थर्ड ईयर के डिविडेंड की परसेंट वैल्यू निकाल लो, फोर्थ ईयर के डिविडेंड की परसेंट वैल्यू निकाल लो। मगर दोस्तों परपेचुअल लाइफ होने के कारण आप कितने ईयर की परसेंट वैल्यू निकालेंगे? तो उसको उसने अब आगे समझाया कैसे। हम 2 केस पढ़ेंगे। केस नंबर 1 हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जहां पर डिविडेंड थ्रू आउट द लाइफ, परपेचुअल लाइफ तक एक जैसा हो, मतलब डिविडेंड में कोई बदलाव ना आए। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविडेंड में एक सर्टेन परसेंटेज का बदलाव आएगा, यानी कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कांस्टेंट डिविडेंड, और इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जो बेसिकली गॉर्डन का मॉडल है। मतलब अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कांस्टेंट डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड ऐसे नहीं होगा D1, D2, D3, D4, इसका मतलब है डिविडेंड अलग अलग है। मगर जब हम पढ़ेंगे डिविडेंड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है डी 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 डी, मतलब 5 रुपीज अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो पूरे लाइफ 5 रुपीज ही डिविडेंड मिलेगा। बट मतलब हम एक तो पढ़ेंगे विदाउट ग्रोथ, जो अभी हम फर्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, और एक फिर पढ़ेंगे विद ग्रोथ। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। देखिए कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल क्या चीज है, मतलब जिसमें डिविडेंड में कोई भी बदलाव परपेचुअल तक, परपेचुइटी तक नहीं आएगा, परपेचुइटी तक डिविडेंड एक ही जैसा रहेगा, मतलब कोई ग्रोथ डिविडेंड में नहीं होने वाली। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इस मॉडल की बेसिकली 3 अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन ये है डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा, सेकंड अजम्पशन ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगी, और थर्ड अजम्पशन है इनफाइनाइट लाइफ है। कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्काउंटिंग फैक्टर, यानी कि इक्विटी जो हम लगा रहे हैं शेयर होल्डर उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, यानी कि कंपनी जो पैसा ले रही है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि डिस्काउंटिंग फैक्टर। और इनफाइनाइट ईयर्स, इनफाइनाइट ईयर्स हम लाइफ मानेंगे।
रेट ऑफ रिटर्न अलग चीज होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग चीज होती है। जितने पे मिल रहा है कंपनी को वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और कंपनी जितने रेट पर री इन्वेस्ट कर रही है अपनी रिटेन अर्निंग को, उसको हम रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। फिलहाल हमें यहाँ रेट ऑफ रिटर्न नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करनी है। तो 3 अजम्पशन है, इनफाइनाइट पीरियड, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कांस्टेंट डिविडेंड। तो ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाला बेनिफिट क्या होगा, डी 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 डी, यही होगा बस। हमेशा डिविडेंड एक जैसा रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, लाइफ इनफाइनाइट है। इसको बेटे दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस के ई की पावर 1, 1 प्लस के ई की पावर 2। सर अभी तो आप कह रहे थे के ई से डिवाइड करेंगे, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब कांस्टेंट हो आपका डिविडेंड और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, डी अपॉन के ई, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मतलब डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यानी कि प्राइस ऑफ द शेयर का क्या फॉर्मूला बन गया, डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा तब करना है जब कांस्टेंट डिविडेंड हो, परपेचुअल लाइफ हो और कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों कांस्टेंट हो और लाइफ परपेचुअल हो। ये बात मैं आपको कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में कैपिटल राशनिंग के अंदर भी बता चुका हूं और यहां दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। वॉल्टर मॉडल में भी मैंने ये पार्ट 1 में, जो इसी चैप्टर का पार्ट 1 है, वहां पर भी डिस्कस किया है, मैं फिर से बता रहा हूं। परपेचुअल लाइफ हो, कांस्टेंट इनफ्लोज हो और आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट हो, तो आप ये करने के बजाय ये भी कर सकते हैं। आप इससे करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तब भी यही आएगा। आइए हम इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं, सॉरी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं एक, मैं बाद में, अभी नोट नहीं करना है, बाद में सब एक साथ नोट करेंगे, आपको नोट करने के लिए रख दिया जाएगा, आप फिर पोस्ट करके नोट कर लेना। मान लीजिए दोस्तों डिविडेंड है 5 रुपीज पर शेयर, यही डिविडेंड आगे मिलता रहेगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए आने वाले सभी वर्षों में मिलते रहेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, नंबर ऑफ ईयर्स इंफिनिटी है यानी कि इनफाइनाइट है। P0 निकालना है एज पर गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग P0 निकालना है। तो गॉर्डन क्या कहता है, गॉर्डन कहता है कि जब भी आपको निकालना हो तो आप प्रेजेंट वैल्यू ले लीजिए ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर बेनिफिट्स, और फ्यूचर में होने वाला बेनिफिट अकॉर्डिंग टू गॉर्डन सिर्फ डिविडेंड है। वो कहता है वो डिविडेंड है फ्यूचर में होने वाला बेनिफिट। तो फर्स्ट ईयर डिविडेंड 5 रुपए, सेकेंड ईयर 5, थर्ड ईयर 5, फोर्थ ईयर 5, और ऐसे ही 5-5 रुपए करके मिलता रहेगा आपको इनफाइनाइट तक। यहां आप कर दोगे 1 प्लस 0.1 कैसे आया, 10% की पावर 1, 1 प्लस के ई, ये है आपकी के ई की पावर 2, 1 प्लस के ई की पावर 3, 1 प्लस के ई की पावर 4, 1 प्लस के ई की पावर इंफिनिटी। अब आप क्या करें, इसमें से 5 कॉमन ले लें, 1 अपॉन 1.1 की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1.1 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 1.1 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 1.1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 1.1 की पावर इंफिनिटी। थोड़ा मैथमेटिकली हो सकता है मुझसे कहीं एरर हो जाए, मैथमेटिकली, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूं, एफएम का टीचर हूं, तो उसको अपना छोटा भाई समझ के माफ करिएगा। दोस्तों अगर आप कैलकुलेटर उठाएं, ये उठाया हमने कैलकुलेटर, 1 डिवाइड 1.1, ये वैल्यू आई इस वाले कंपोनेंट की 0.909, ये सेकंड की आएगी 0.826, थर्ड की ये वैल्यू आएगी, फोर्थ की आएगी, फिफ्थ की आएगी, सिक्स्थ की, सेवंथ की, एट्थ की, नाइन्थ की, 10th की। अब हम कब तक निकालें वैल्यू, कितने से मल्टीप्लाई करें? तो देखिए जब ये प्लस 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 होता चला जाएगा, यहाँ 5 का, 6 का, 7, 8 की पावर 1 अपॉन 1.1 की पावर 8, 1 अपॉन 1.1 की पावर 20, तो ऐसे होता चला जाएगा। तो एक जगह जाके इसकी जो वैल्यू है देखिए डिक्लाइन होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, और एक जगह जाके डेसिमल के बाद डबल जीरो हो जाएगी, ये हो गई है 2 0, ये हो गई है 51 टाइम्स प्रेस करने के बाद, यानी कि 50 साल में इसकी वैल्यू 0 हो गई है। और अगर हम 8, 10, 12 और प्रेस कर दें तो इसकी वैल्यू 000 में चली जाएगी। ये लीजिए जी,
ये 000 में चली गई है तकरीबन 75 टाइम्स के बाद, है ना। तो उसके बाद तो अगर मतलब 75 साल के बाद तो इसकी जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो कितनी इंक्रीज होगी, 000 डेसिमल के बाद 0। तो इसमें ना, इसमें कोई, इसके टोटलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं इन सब का जो अभी तक मैंने किया इन सब का जीटी कर दूं तो ये आ रहा है 9.99, मतलब इन सब का सिर्फ 75 ईयर, 78 ईयर, 80 ईयर्स का जो टोटल है 9.999 ऐसे आ रहा है। इसकी जगह पर मैं इसको क्या कह सकता हूं, 10 कह सकता हूं, 10 कह सकता हूं। यानी कि इनका एग्रीगेट यहां से लेके यहां तक इन्फिनिटी तक 10 से ज्यादा नहीं आएगा। आप 80-90 बार कर लीजिए इक्वल का साइन प्रेस, उसका ग्रॉस टोटल करिएगा, ग्रांड टोटल 10 से ज्यादा नहीं आएगा। 80-90 ईयर्स के बाद क्या होगा, उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो 0 का होगा, और 0 किसी चीज में ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आ गया बेटे 50। आप इसे चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना लंबा प्रोसीजर अपनाने की जरूरत नहीं है। P0 डिविडेंड था आपका 5 रुपीज अपॉन में के 10%, और ये हो गया 50। बस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको 5 रुपए मिल रहे हैं और वो अपनी अर्निंग का 10% आपको दे रहा है, यानी कि टोटल जो वैल्यू है, मतलब जो आपको ये दे रहा है टोटल वैल्यू का, वो 10% दे रहा है। और कितने के बराबर दे रहा है, 5 रुपीज के। तो कुछ टीचर ऐसे भी बोल देते हैं कि 5-10% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितनी वैल्यू होगी। बट सही मीनिंग जो है बेटे वो ये है कि इसको डिस्काउंट किया जा रहा है डिविडेंड को, और जैसे जैसे ये वैल्यू कम होती चली जाती है, वैल्यू कम होने का मतलब है फ्यूचर की वैल्यू जब प्रेजेंट पे लेकर आते हो तो वैल्यू हमेशा कम होती है, उसे हम डिस्काउंटेड कहते हैं। और प्रेजेंट की वैल्यू को अगर आप फ्यूचर पे लेके जाओगे तो उसे कंपाउंडेड कहेंगे। तो यहाँ डिस्काउंट कर रहे हैं, क्योंकि शेयर हमको आज खरीदना है तो हमें आज की वैल्यू देखनी है। ये सबका टोटल 10 आएगा, 10 से ज्यादा नहीं आएगा। सर यहाँ पर तो 0.1 यानी कि 10% था। सर यहाँ पे मान लो 0.5 होता, 0.05 होता, 5% होता, तो यहाँ हम कितना लिख देते एक साथ। बेटे मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूं। जैसे यहाँ 10% है, आप 100 डिवाइड बाई 10 कर लें, 10 आएगा। अगर 5% होता तो 100 डिवाइड बाई 5 करते 20 लिख देते हैं। यहाँ 12% होता तो 100 डिवाइड बाई 12 कर देते, 8.333 आ जाता। 20% होता 100 डिवाइड बाई 20 करते, यहाँ 5 आ जाता। ये सब इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इनका सम टोटल इससे ज्यादा नहीं आना है। अगर ये 1.05 होता, 5% होता, तो यहाँ पर 20 से ज्यादा नहीं आना था। 100 डिवाइड बाई 20 करके देख लीजिए, या फिर ये तरीका अपना लीजिए। एक ही बात है, ये तब करना है जब कैश इनफ्लोस परपेचुअल तक हो, कांस्टेंट हो, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आती है। तो इसको कहा गया है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। गॉर्डन ने ये कहा कि अच्छा, गॉर्डन पे हम बाद में पहुंचते हैं। ये क्या किया हमने, आपको मैं एक बार जरा दिखाना चाहता हूं दोबारा से। आपने ये किया P0, ये ऊपर डिविडेंड है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और P0 को हम मार्केट प्राइस पर शेयर भी लिख सकते हैं। K0 को इधर, सॉरी KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा DPS अपॉन MPS। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में हमने एक डिविडेंड प्राइस मॉडल पढ़ा था, वो यही था। डिविडेंड प्राइस मॉडल पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करने का सबसे पहला मेथड यही पढ़ा था हमने, ये वाला, वो यही है कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। वहां हमने इसको, इसी चीज को किसी और तरीके से, किसी और साइकोलॉजी से समझा था, क्योंकि वहां पर हमें डिस्काउंटेड वैल्यूज के बारे में नहीं मालूमात थी, नहीं नॉलेज थी। बट जो रूट है, जो जड़ है, वो यही है कि फ्यूचर की वैल्यूज को जब हम प्रेजेंट पे लेके आते हैं तो ये होता है उसके साथ। अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर की बात करें तो ये तरीका अपनाएंगे, आप डिविडेंड डिसीजन की बात करें तो ये तरीका अपनाएंगे। कब, जब कांस्टेंट डिविडेंड हो। बट गॉर्डन कहता है कि डिविडेंड हमेशा आपको 5-5 रुपए नहीं मिलेगा, बल्कि ये ग्रो करेगा, और जिस रेट से करेगा वो रेट कांस्टेंट होगी, ना कि डिविडेंड कांस्टेंट होगा। मतलब डिविडेंड हर बार आपको 5 नहीं मिलेगा। मान लीजिए 10% बढ़ेगा तो 10% कर बढ़ के मिलेगा। मतलब आज 5 रुपए, तो अगली बार 10% इंक्रीज करके 5.5 रुपए, फिर अगली बार 10%, 5.5 रुपए का 10% और इंक्रीज हो जाएगा, फिर अगली बार 5.5 का 10% और इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जितना भी आएगा 10% इंक्रीज होता चला जाएगा। मतलब वो कहता है कि डिविडेंड मिलेगा मगर हमेशा 5 नहीं मिलेगा,
डिविडेंड ग्रो करेगा, मगर जो ग्रो जिस रेट से करेगा वो कांस्टेंट होगी। इसलिए इसके सेकंड केस को ये कहा गया है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जो कि बेसिकली गॉर्डन का मॉडल है। ठीक, पहले आप इतना नोट करेंगे, इसके बाद आगे सुनेंगे आप मेरी बात। ये लीजिए, मैंने आपको नोट करने के लिए नोट्स रख दिए हैं। ये लीजिए, जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया वो ही है ये। इतना काफी है। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं सेकंड केस नंबर 2 इसका, कांस्टेंट, वर्ड कांस्टेंट है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मगर ग्रोथ है, मतलब उसमें हमेशा 5 रुपीज मिल रहा था, इसमें 5 नहीं मिलेगा, आपको इंक्रीज होके मिलेगा हर बार, पिछले साल से इंक्रीज होके मिलेगा, मगर जो इंक्रीज होने का रेट होगा ना वो एवरी ईयर सेम होगा। तो यहाँ पे 4 अजम्पशन है, वहां की 3 अजम्पशन थी, यहाँ चार अजम्पशन है। इनफाइनाइट ईयर्स है, ये अजम्पशन सेम है। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये सेम है। अब यहाँ पे है कांस्टेंट ग्रोथ है, मतलब जो ग्रोथ होगी वो कांस्टेंट होगी ओवर द ईयर। जैसे मान लो अभी 10 रुपए का डिविडेंड मिला तो अगली बार 11 रुपए मिलेगा, 10% इंक्रीज होके। तो अगली बार जब इंक्रीज होगा तो फिर से 10% इंक्रीज होगा, फिर अगली बार जब इंक्रीज होगा तो फिर से 10% ही इंक्रीज होगा। यानी कि डिविडेंड बढ़ता चला जाएगा आपका, मगर जो ग्रोथ होगी वो कांस्टेंट होगी, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो होती है वो डिपेंड करती है, जैसे मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में बताया है, रिटेंशन रेशियो पर। जितना आप रिटेंशन करोगे, रिटेंशन जितना ज्यादा करोगे उस पर ग्रोथ डिपेंड करती है। यानी कि जितना ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग रखोगे और रिटेन्ड अर्निंग को फिर री इन्वेस्ट करोगे एट आर रेट आर, मतलब री इन्वेस्टमेंट का जो रेट होता है उसको हम आर बोलते हैं। मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बचा, अगर ये 1 लाख रुपए आप पूरा रिटेन कर लेते हैं तो जो फिर 1 लाख रुपए को दोबारा जब री इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो रेट कमाएंगे उसको हम कहते हैं आर। तो कह रहे हैं उस 1 लाख में से जितना ज्यादा रिटेन करेंगे कंपनी का ग्रोथ उतना होगा, गॉर्डन का कहना है। इसको हम बी से शो करते हैं, इसलिए हम इसको ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर भी लिख देते हैं। यानी कि रिटेंशन रेशियो जितना कम होगा ग्रोथ उतना कम हो जाएगा, ऐसा गॉर्डन का कहना है। हम भी मानते हैं इस बात को, इस अजम्पशन से हम एग्री करते हैं कि रिटेंशन जितना ज्यादा होगा ग्रोथ उतना ज्यादा होगा। देखिए आप ही कॉन्सेप्ट इतने सारे सुनते हैं, जितना ज्यादा रिटेंशन करेंगे उतना ही तो आपका ग्रोथ होगा ना, तो ये नेचुरल है बात। तो इसकी 4 अजम्पशन है, वो कौन कौन सी अजम्पशन है? इनफाइनाइट ईयर्स, ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, और एक अजम्पशन ये है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का रेट हमेशा ग्रोथ से ज्यादा होगा। ये 4 अजम्पशन है। आइए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अब ये क्या कहता है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल क्या कहता है? मान लीजिए जो इस बार डिविडेंड दिया वो हमने 10 रुपए दिया, D0 का मतलब होगा जो इस बार डिविडेंड पे हुआ है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% है और ग्रोथ 10% है, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड मिलेगा 10 रुपीज नहीं मिलेगा, 10% इंक्रीज होके मिलेगा 11 रुपीज। हमें P0 फाइंड आउट करना है एज पर गॉर्डन मॉडल। आप जरा समझिएगा क्या कहना था उसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर में होने वाले सभी बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू। तो अगली बार 10 रुपए थोड़ी मिलेंगे, अगली बार 10% इंक्रीज होकर 11 रुपए मिलेंगे, फिर 12 रुपए 10 पैसे मिलेंगे, फिर 10% इंक्रीज होकर इतना मिलेंगे, और ये चलता रहेगा एंड सो ऑन। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस KE से। इस बार ना हम लास्ट मेथड की तरह, केस 1 की तरह डायरेक्ट KE से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर जो इनफ्लोज हैं वो इक्वल नहीं है। लाइफ तो परपेचुअल है बट कांस्टेंट इनफ्लो नहीं है, एक जैसे इनफ्लो नहीं है, इनफ्लो हर साल अलग अलग है। ऑल्दो उनकी जो ग्रोथ का रेट है वो कांस्टेंट है,
तो हम इनकी परसेंट वैल्यू निकालने के लिए इनको इससे डिवाइड करेंगे, है ना। ये क्या चीज है, अगर ये D0 है बेटे तो ये D1 कहलाएगा। ये हो गया आपका 1 प्लस KE की पावर 1। ये D2 कहलाएगा 1 प्लस KE की पावर 2। ये D3 कहलाएगा 1 प्लस KE की पावर 3। ये गॉर्डन का कहना है। आप मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन में KE माइनस G। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इसको डायरेक्ट रीवर्ड करके, मतलब ऐसे भी वैल्यू। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, पिछले वाले में तो आपको समझ में आ गई थी बात, यहां पे इनफ्लोज अलग अलग हैं, तो यहां पे इनफ्लोज अलग अलग हैं तो डायरेक्ट KE से डिवाइड नहीं कर सकते। तो गॉर्डन कहता है कि इसको अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो ये फॉर्मूला बनेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, D1 को D0 1 प्लस G, यानी कि D1 में और D0 में आज जो डिविडेंड मिला 10 रुपए, एक साल के बाद जो मिलेगा 11 रुपए, उनमें जो चेंज है, डिफरेंस है, वो किस चीज का डिफरेंस है, ग्रोथ का। तो आप D1 को ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन में KE माइनस G। बट एज ए स्टूडेंट हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसको इसने मैथमेटिकली ऐसे कैसे लिख दिया, ये फॉर्मूला बन कैसे गया। तो आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो D0 था 10 रुपए, 1 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ है आपका 10%, KE है 20%, माइनस ग्रोथ है 10%। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो शेयर का दाम है वो 110 रुपए आ जाएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बात मैं बताता चलूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में और ग्रोथ के अंदर जितना कम डिफरेंस होगा आपके शेयर के प्राइस उतने ही ज्यादा आएंगे। यानी कि इन दोनों में कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ग्रोथ में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा शेयर का दाम उतना लो आएगा, और डिफरेंस जितना कम होगा शेयर का दाम उतना ज्यादा आएगा। मैं ये समझाना चाहूंगा कि मैथमेटिकली गॉर्डन ने इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज को ऐसे कैसे लिख दिया, D1 अपॉन KE माइनस G। आइए मैं इसे समझाता हूं। आप जानते हैं D1 को हम D0 1 प्लस G भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे था, D1 अपॉन में 1 प्लस KE की पावर 1, D2 अपॉन में 1 प्लस KE की पावर 2, D3 अपॉन में 1 प्लस KE की पावर 3, D इंफिनिटी 1 प्लस KE की पावर इंफिनिटी। अब इसको हम पहले तो सिंपल भाषा में लिख लेते हैं। D0 को हम ऐसे, D1 को ऐसे लिख सकते हैं, तो D2 को ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर D0 1 प्लस G की पावर 1 के बराबर है तो D2 D0 1 प्लस G की पावर 2 के बराबर है, 1 प्लस KE की पावर 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं हम, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन गई है, और पहले मैं आपको समझाता हूं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकालते हैं, फिर इस वाली वैल्यूज को हम दोबारा उठाएंगे। आपने सुना होगा सम ऑफ इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज कैसे करते हैं। ए जैसे ऐसी होती है सीरीज, ए आर, ये थोड़ा मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ए आर का स्क्वायर, ए आर की क्यूब, प्लस 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 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म इंटू रेशियो, फर्स्ट टर्म रेशियो की पावर 2। तो ये जो रेशियो होती है, जब हम डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो ये आर जो है ना आगे कम ही होता चला जाएगा। अगर मान लो ये 2 है तो ये 1, ये 1/2, फिर 1/4। डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप जानते होंगे। आपने सुना होगा कि इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, सम ऑफ इन्फिनिटी को ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं फॉर्मूले को, a माइनस ए आर की पावर n। a की मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी 1 में और r की पावर n में, 1 माइनस आर अलग, 1 माइनस आर अलग। यहां r की पावर n है, मान लीजिए r है
2 और इसमें हाफ का डिफरेंस है, मतलब डिक्रीज होती जा रही, हाफ 50% होती जा रही, तो ये 1 होगा आधा इसका, ये 1/2 होगा, फिर 1/4 होगा, फिर 1/8 होगा, फिर 1/16 होगा, ऐसे कम होती चली जाएगी। एक जगह जाके इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 0.00 हो जाएगी। तो ये तो आर की पावर है ना, वहां तो 0.000000 हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू इस जगह पर 00 हो जाएगी। तो जब ये 0 हो जाएगा, 0 की ए में मल्टीप्लाई करूंगा, ये 0 हो जाएगा, 0 के अपॉन में कुछ होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है बेसिकली ये 0 हो जाता है। इसलिए जो फॉर्मूला बनता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज का, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज का, वो बनता है a/1 - r। देखिए मैथमेटिकली जितनी बात मैं बता सकता था बेटा मैंने उतनी बात बताई है आपको। इस ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने 11वीं 12वीं या फाउंडेशन के मैथ्स के टीचर से पता करें, और आपको खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए। आप फाउंडेशन करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए, तो ग्रेजुएशन में भी कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स में आया होगा। अगर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक सर्च के वीडियो भेज दूंगा, जो हमारे यहाँ मैथ्स के टीचर हैं उनकी आप वीडियो देख लेंगे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यहां पर मतलब बेसिकली फॉर्मूला ये बन गया इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज के सम टोटल का, यानी ये टोटल है इन सब का। अब हम यहां पर जो ए है हमारा, ए होती है हमारी फर्स्ट सीरीज, ये ए है, ये ए है, और इसके अंदर ए आर है, इसके अंदर ए आर स्क्वायर है। जैसे ये ए है तो इसके अंदर पता है ए आर क्या होगा, जैसे ये मान लो ये पूरा ए है तो इसके अंदर ए आर क्या होगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + g अपॉन में 1 + ke 1 + ke। तो बेटे ये हो गया ए, तो ये हो गया आर। तो मैं इसकी जगह अगर लिखना चाहूं ए की जगह, तो मैं ए की जगह पर वैल्यू लिख सकता हूं ए के प्लेस पर d0 1 + g अपॉन में 1 + ke होल अपॉन 1 - r। आर की जगह मैं लिख देता हूं 1 + g अपॉन में 1 + ke। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो d0 1 + g अपॉन 1 + ke, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, 1 + g अपॉन में 1 + ke। एक काम करते हैं, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा d0 1 + g, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 + ke, और जब सेकंड डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + ke से 1 + ke कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका सिर्फ 1 + g। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन अपोजिट कर देंगे। इतना मैथ्स आता होगा आपको, मुझसे ज्यादा ही आता है मैथ्स। और ये आ गया d0 1 + g और नीचे हो गया ke - g। यही हो गया सम टोटल। और हमने यही पढ़ा था कि परसेंट वैल्यू का जो एग्रीगेट है वो, तो गॉर्डन ने ये फॉर्मूला इस तरीके से डेवलप किया। तो आप मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैं पीछे आपको बता रहा था। तो ये फॉर्मूला मैथमेटिकली ऐसे बना है। तो ये एक सीरीज थी और उस सीरीज का फॉर्मूला उन्होंने ऐसे बना दिया d0 1 + g अपॉन में ke - g, और d0 1 + g को आप d1 भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, मैंने फॉर्मूला निकालने का तरीका बता दिया है। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, बात मेरी पहुंच जाएगी। मैंने पूरी बात बोली है आपसे, तो प्लीज देखिएगा। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन मॉडल, इसको हम डिस्काउंट मॉडल भी बोलते हैं। यहाँ 4 अजम्पशन है। इनफाइनाइट ईयर, ग्रोथ रेट, ग्रो करेगा डिविडेंड बट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट के ग्रेटर देन जी। ये हमने एग्जांपल लिया, जो भी आपको समझाया था ये मैंने लिख दिया। ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर। ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में इसको बता चुका हूं मैं। और आप देखिए परसेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स, ये हमने लिख दिया। फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट डिविडेंड है, बट डिविडेंड एक जैसा नहीं है तो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते इसको, डिविडेंड अपॉन में के। और ये जो एक सीरीज बन रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिखा जा सकता है। वो मैथमेटिकली ऐसे कैसे कन्वर्ट हुआ है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे समझा दिया है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये लीजिए।
ये जो भी बोला है ये सब लिख लीजिए आप, लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अभी आप आईसीआई के मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 निकाल लीजिए। आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 6 चैप्टर नंबर 9, उसको अच्छे से पढ़िएगा तभी वीडियो को आगे देखिएगा। उससे पहले वीडियो आगे देखना आपके लिए सही नहीं रहेगा। वीडियो आगे तभी देखने का फायदा है जब आप क्वेश्चन को स्टडी कर लें। आइए मैं आपको समझा देता हूं। इलस्ट्रेशन 6 चैप्टर नंबर 9 आईसीआई मॉड्यूल। तो इलस्ट्रेशन 6 क्या है दोस्तों, उसमें आपको D0 दिया है जो अभी डिविडेंड पे हुआ है, डिविडेंड जस्ट पेड। ये D0 है जो डिविडेंड पे हो गया है। ग्रोथ 5% दी है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.5% दिया है। क्वेश्चन में आपसे प्राइस पूछा है शेयर का आज कितना होगा, और फिर कह रहे हैं कि अगर ग्रोथ इंक्रीज होके 8% हो जाए तो प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और ग्रोथ अगर डिक्रीज होके 5% से 3% रह जाए तो प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अगर ग्रो होगा तो प्राइस भी शेयर का बढ़ेगा। जो कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, ज्यादा ग्रो करेगी, उसका क्वाइट ऑब्वियस है कि उसका शेयर का दाम भी बढ़ेगा। और अगर ग्रोथ नीचे की तरफ जाएगी, डिक्लाइन होगी ग्रोथ, तो शेयर के प्राइस पे भी उसका वैसे ही इंपैक्ट पड़ेगा और शेयर का दाम भी गिरेगा। तो पहले तो हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से यानी कि गॉर्डन मॉडल से इसका प्राइस निकाल देते हैं, जो कि हम सब लोग जानते हैं। ये है इसको आप कंप्यूट कर दीजिए, 20 रुपीज आ गया पर शेयर। अब ये कहते हैं अगर ये ग्रोथ बढ़कर 8% हो जाए तो क्या होगा। सॉरी, ये है इलस्ट्रेशन। ये D0 दिया हुआ है, ग्रोथ दिया हुआ है 5% के ही, और हमने गॉर्डन मॉडल से ये प्राइस ऑफ द शेयर कंप्यूट कर दिया है। अब वो कहते हैं ये जो ग्रोथ है, पहले आपको वीडियो में सुनाई तो दिया होगा बट ये पिक्चर नहीं दिखाई दी होगी, तो मैं दोबारा फ्रीज थी इसलिए। D0 2 रुपीज पर शेयर, ये क्वेश्चन है गिवन, आपने इलस्ट्रेशन 6 पढ़ा होगा। बस मैंने बेटा फॉर्मूले में पुट किया और कुछ नहीं किया। फॉर्मूला अब आप जानते हैं कैसे निकाला है हमने। अब वो कहते हैं ये ग्रोथ 5% से बढ़कर 8% हो रहा है, तो आप आंख बंद करके सोच सकते हैं कि ये दाम बढ़ेगा। सीधी सीधी बात बता रहा हूं, दाम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा उसके लिए हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। डिविडेंड 2, ये 1.08, 15.5% माइनस 8%, बस ये आ गया 28। शेयर बढ़ गया, शेयर का दाम 20 से बढ़ के 28 हो गया। यानी कि अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो शेयर का दाम भी बढ़ेगा। और मान लीजिए ग्रोथ गिर जाए, डिक्लाइन हो जाए, 3% रह जाए, जो 5% है वो 3% रह जाए, तो शेयर का दाम भी गिर जाएगा। तो इंपैक्ट क्या पड़ा, ग्रोथ इंक्रीज होने से शेयर का दाम भी बढ़ता है, ग्रोथ डिक्रीज होने से शेयर का दाम गिरता है। ये नोट कर सकते हैं आप। ये तो दोस्तों इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पर है ये इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन ये आपको बुक में मिल जाएगा। आपको राइट हैंड साइड पे जो है सॉल्यूशन, बस वही नोट करना है। ऑल्दो सॉल्यूशन भी आईसीआई के मॉड्यूल में दिया है, बट आपके नोट्स प्रॉपर तैयार करने के लिए आप आईसीआई स्टडी मेट का ये सॉल्यूशन अपने हाथ से नोट करें। कम से कम सॉल्यूशन तो नोट करें, क्वेश्चन भी नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। ये हो गया, ये था जी इस वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट में मिलेंगे जिसमें हम जो